हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे 2019 के पेपर्स में आए हुए हैं। हम देखेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस। ऑल राइट, तो आइए एक एक करके सभी के क्वेश्चंस देख लेते हैं उनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स, ठीक है, पुराने कुओं के बारे में बात करी जा रही है। हैव ड्राइड अप, आवर एल्डर्स से that about 25 to 30 years ago there was sufficient water in the wells, कुओं में sufficient amount of water था, but now these have completely dried up, वो अब क्या हो चुके हैं, पूरे तरीके से सूख चुके हैं। Select the following the possible correct reasons for drying up of water in the wells, हमको रीज़न बताने हैं सूखने के लिए क्या संभावित कारण हो सकते हैं। The lakes or ponds in which rain water used to collect are no longer there, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी एकत्र होता था वो अब वहाँ पे नहीं है। या फिर soil around the trees well and nearby areas is now covered up with coal tar and cement. This could be also possible कि वो जो एरिया हो कुएं वाला तो वो ट्रीज से या फिर कोल तार से या सीमेंट से कवर हो गया हो, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि वहाँ वो जो वेल में सोर्स ऑफ वाटर था लेक और पॉन्ड्स की वजह से वो अब वहाँ पे ना अवेलेबल हो, वो वहाँ पे सूख गए हो या वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो गया हो, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। थर्ड ऑप्शन, no one uses well as there are taps in every house. No, this is not the proper reason कि अब सब लोग टैप से या नल का उपयोग करने लगे हैं तो इसलिए कुएं का उपयोग बंद हो गया या वहाँ पे अब कुएं नहीं हैं, सूख गए हैं। अगर कोई नल का उपयोग करने लगा है तो इट डजेंट मीन कि कुएं सूख जाएंगे, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। और फोर्थ हम देख लेते हैं, a number of electric motors driven pumps have come up to draw ground water. Yes, this could be correct कि भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लगा दिए गए हैं, इसलिए वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया है, इसीलिए हो सकता है कि कुओं में पानी ना हो। हाँ, ये एक अप्रोप्रिएट रीज़न हो सकता है। तो हमारा कौन सा, ये थर्ड वाला गलत लग रहा था, बाकी सब तो ठीक ही लग रहे थे, तो ए बी और डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। आइए अगला देख लेते हैं। In EVS, concepts and issues have not been compartmentalized into science and social science. पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विकास और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया। इसका कारण पूछा गया है, The child looks at his or her environment in holistic manner. इस आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी एक ही रूप में देखते हैं, एकत्रित इंटीग्रेटेड वे में देखते हैं। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी, हमको अब सबसे अप्रोप्रिएट रीज़न बताना है कि ये सबसे अच्छी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। या फिर इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। नो, इट इज़ नॉट फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय सच एज CBSE। हाँ, ये ठीक है, लेकिन हमको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन कुड बी मोर करेक्ट। इस आयु के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी एकत्रित रूप में देखते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि साइंस और सोशल साइंस में, इसीलिए उसको एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ के रूप में एक सिंगल प्रोग्राम में दर्शाया गया है। ऑल राइट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 62 क्वेश्चन का। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं, यानी कि सैंड ड्यून्स, जहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं, वो कौन सी जगह है इन सब में से।
तो देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हैं, आबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू या काबुल। क्या जगह होगी? तो हमारी आबू धाबी सही आंसर हो जाएगा। आबू धाबी कहाँ पर है? यूएई में है, एमिरेट्स में है आबू धाबी। वहाँ पे क्या रेत के टीले पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवाओं के कारण जो वहाँ की सैंड है वो उड़कर एक जगह पे एकत्र हो जाती है, तो वो एज आ एक पहाड़नुमा टाइप या टीलेदार स्ट्रक्चर बना लेती है, तो वो आबू धाबी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों? ठीक है, EVS थीम हैज़ बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। वाई? टू एनहांस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, for developing connected and interrelated understanding of issues of the learner local environment. Theme based on EVS transaction is easy to compare to these topics for reducing chapters in EVS. What could be the best answer? देखिए ऑप्शन नंबर 2 विल बी मोर करेक्ट। बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए ही हम क्या थीम को प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, लोकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज़ के लिए किया गया है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? देखिए जो हमारे पर्यावरण के सिलेबस में जो थीमें दी हुई जो प्राइमरी में है 1 to 5 तक, उसमें से कौन सी एक थीमें नहीं है? शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, वर्क एंड प्ले, फूड। तो देखिए इसके लिए हमको NCERT बुक को कंसर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी थीम नहीं है। तो देखिए क्या क्या थीम्स होती हैं हमारी, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। फर्स्ट है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड वाटर, थर्ड है फूड, फोर्थ है शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। सो देखिए आप ये देखिए वर्क एंड प्ले का कोई भी ऑप्शन नहीं है, वर्क एंड प्ले नहीं हमको सिलेबस में दिया गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको नॉट पूछा है इसलिए नॉट वाला लगाएंगे। शेल्टर भी दिया है सिलेबस में, थिंग्स वी मेक एंड डू भी है, फूड भी है, सो वर्क एंड प्ले सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट फॉर क्लास 1 and 2? Issues and concerns related to EVS are transacted through language and mathematics. हाँ ये सही है कि EVS जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में किससे रिलेट किया जाता है? लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। EVS इज़ न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस टू क्लास 1 and 2। नो दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि बच्चे पहले भी एनवायरनमेंट पर्यावरण से तो जुड़े ही रहते हैं, तो एकदम नई चीज़ नहीं रहती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्री नॉलेज रखते हैं उसके बारे में। थर्ड ऑप्शन, EVS as subject is not easy to understand at class 1st and 2nd. So this is also wrong, क्योंकि बच्चों को बच्चों के स्तर के हिसाब से ही शिक्षा दी जाती है, इसीलिए ये नहीं कह सकते हम कि पर्यावरण समझने के लिए फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में मुश्किल हो सकती है। इश्यूज़ एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू EVS आर ट्रांसैक्टेड थ्रू लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज नहीं, मैथमेटिक्स से भी उसको रिलेट करना है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप ध्यान देते चलिए, ये सब जो क्वेश्चन हैं पिछले सालों में आए हुए हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है,
और कहीं ना कहीं इन्हीं से ही क्वेश्चन पेपर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही काफ़ी कुछ मिलता जुलता ही प्रश्न पत्र आता है। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से वीडियो और एक्सप्लेनेशंस को भी बहुत ध्यान से रखिए। सिर्फ इतना पढ़ लेने पर भी आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। चलिए सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। देखिए क्या क्या दिया है कि पर्यावरण ज्ञान की रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हाँ सक्रिय भागीदार एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है बच्चों का। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। देखिए बच्चे के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए ये रॉन्ग एस्पेक्ट है। बच्चों को खुद से अपना करके सीखना है। बच्चे खुद नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। शिक्षक के ज्ञान, शिक्षक सिर्फ एक सहारा मात्र हैं उनके लिए। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। पर्यावरण को कक्षा के चार दीवारी के बाहर सीखना, हाँ पर्यावरण अध्ययन या ईवीएस पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको खुले जगह पे ले जाएं, कक्षा के बाहर, ताकि वो नेचुरली एनवायरनमेंट से जब जुड़ेगा तभी एनवायरनमेंट पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ सही है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना, हाँ ये भी सही है कि जो विद्यालय का ज्ञान है उससे लोकल नॉलेज को जोड़ना, तभी वो ईवीएस पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन ए सी डी जहाँ भी हैं वो सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने का सबसे प्रभावशाली युक्ति, पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, कक्षा निर्देशन, किस्से कहानियाँ। अच्छा आप खुद ही सोच के बताइए कि बच्चे किससे ज़्यादा, क्या ज़्यादा इंटरेस्टिंग महसूस करेंगे। ऑब्वियसली किस्से कहानियाँ, नैरेटिव्स, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों को पढ़ाने का तरीका। एनवायरनमेंट को किस्से कहानी के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, उससे वो और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, कनेक्टेड, ठीक है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित सच नहीं है। नॉट ट्रू अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, हमको नॉट ट्रू बताना है, राइट। तो हाँ ये तो सही है, बाल केंद्रित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, हाँ बच्चों के परिवेश को खोजने का अवसर देता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए ये जो डिफिनीशन है और डिस्क्रिप्शन है, लर्निंग है, रिमेंबरिंग है, ये सारी चीज़ें गलत होती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि यही हमको ढूंढना है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, हाँ सब इंटीग्रेटेड रूप में ही है। सोशल साइंस और साइंस हम एकीकृत रूप में पढ़ते हैं, तो ये भी सही है, यानी कि 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, या फिर बच्चों को खोज के अवसर प्रदान करना, बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। कौन सा सही उत्तर होगा। तो ये तो है कि बच्चों से जो प्रश्न किया जाता है उनका जो है उनको एसेस करने के लिए होता है, उनकी प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए होता है। भाई ऑब्जर्व तो टीचर करेगा ही कि बच्चा क्या, तो वो प्रश्नावली तो रखेगा, तो ये सही है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, यस एक्सप्लोर वाले ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो खोज के अवसर प्रदान करना ये भी सही है।
प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप उसका उत्तर बता रहे हैं, वो सीख रहे हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये ऑप्शन भी सही है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट करेक्ट, तो डिस्क्रिमिनेशन वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बच्चों में आपको विभेद या अंतर नहीं करना है, तो ये ABC वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं हैं। ठीक है, मतलब कि टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ EVS लर्निंग। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों, माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। हाँ, ये भी सही है कि माता पिता और समुदायों के उपस्थिति का विकास करता है, उनको उनके बारे में समझने का मौका मिलता है। सी देखिए, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देता है। हाँ, ये भी करेक्ट है। यह बच्चों की सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल को विकास करेगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन हमारे A सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा और C सही होगा। सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करना EVS के माध्यम से संभव नहीं है, तो इसीलिए हमारे A, B, C और C हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? Which of the following should not be the indicator for assessment in EVS? Cooperation, remembering, questioning, concern for justice and equality। तो रिमेंबरिंग जो है, याद करना, ये नहीं होना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या CCE। ठीक है, तो देखिए असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जो कि हम एक सेशन एंडिंग में एग्ज़ाम रखते हैं। ठीक है, तो उससे हम ये इवैल्यूएट करते हैं कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, उसका टेस्ट लेते हैं। ये तो हो गया असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि आपने पढ़ा क्या है, तो उसका जो एग्ज़ाम लेता है वो कौन लेता है, ये एग्ज़ाम हमारा टीचर लेता है। ठीक है, और देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि हमको अगर किसी बच्चे को सपोज़ किसी स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, तो उसको वहाँ पे किस लिए भेजा जाना है, लर्निंग के लिए ऑफ कोर्स। तो उसके लिए अगर कोई एडमिशन टेस्ट हो रहा है या फिर कोई भी ओरल टेस्ट हो रहा है या कोई भी एडमिशन के लिए इंटरव्यू रखा गया है, वो सारे क्या होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और CCE तो आप जानते ही हैं, जो स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वो CCE पैटर्न जो लागू किया गया था वो। लेकिन यहाँ बात की जा रही है कि चिल्ड्रन टू एसेस, जहाँ पे बच्चा खुद का स्व आकलन करता है, वो क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के समान आकलन। मतलब वो अपना ही खुद ही मतलब कि असेसमेंट जो कर रहा है वो लर्निंग में ही उसका आ रहा है, वो अपना खुद ही लर्न करके अपने आप को खुद को एक्सेस कर रहा है। अपना खुद का आकलन करने से वो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों का समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है।
शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। या फिर यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सामूहिक अधिगम बोझ के बिना पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। देखिए, इसमें ये बात सही हो जाएगी कि यह अधिगम सहपाठी अधिगम का यानी कि पीयर लर्निंग को प्रमोट करता है। तो ये बात ऑप्शन सही हो जाएगा। तभी शिक्षक ने जो है ग्रुप बनाकर प्रयोग करने के लिए कहा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार देता है। हाँ, इससे बच्चे में सामाजिकता भी आएगी। वो अपने पीयर ग्रुप में रहेगा तो वह उनसे ज़्यादा खुल के बात कर सकता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। समूह अधिगम के बिना बोझ के बिना पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। देखिए, बोझ की तो यहाँ कोई बात नहीं करी जा रही क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोला गया है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण। देखिए, अगर बच्चा अनुशासित नहीं है, वह इनडिसिप्लिन है, तो फिर चाहे वो ग्रुप में रहे या ग्रुप में ना रहे, वो उसको ग्रुप बनाने से कोई कुछ मतलब नहीं है उसका। तो फर्स्ट ए और बी वाला जो है हमारा उत्तर वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट इशू। हाँ, एनवायरनमेंट इशू के बारे में जागरूकता ही फैलाने के लिए तो ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो ये सब सही हो जाएगी बात। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी and hands-on activities. Yes, child wants to explore itself and do activities on his hands. तो ये ऑप्शन भी सही है। बच्चे को स्वयं से खोजने और क्रियाकलापों में करने से जोड़ना। थर्ड ऑप्शन, टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनीशंस। टेक्स्ट बुक डेफिनीशंस के लिए प्रोत्साहित करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक डेफिनीशंस को लर्न करवाना, उसके लिए प्रमोट करना, ये तो रॉन्ग है। प्रैक्टिकली बच्चे को नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन देखिए, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषण करना। हाँ, क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी तो बढ़ानी ही है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नहीं वाला ऑप्शन बताना है, थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चे में आकलन चित्र पढ़ने द्वारा होता है? अवलोकन और अभिलेखन यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। हाँ, बच्चा ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड भी करता है। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, विश्लेषण पिक्चर देख के वह विश्लेषण भी करेगा। और प्रयोग करना, देखिए प्रयोग करना नहीं, क्योंकि वो पिक्चर देखकर चित्र पढ़कर प्रयोग क्या कर पाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन तो कर नहीं पाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ABC वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची यानी चेकलिस्ट, अधिविन्यास यानी असाइनमेंट्स, या फिर लिखित प्रश्न। देखिए, रेटिंग स्केल में असाइनमेंट्स और क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये तो आप नाम सुन के ही जान जा रहे हैं। और अवलोकन के बाद ही हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, उसके बाद में हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं या फिर रेटिंग उसको रेट करते हैं। कोई ऐसी चेकलिस्ट बनाना जिसमें बच्चे को रेट किया जाए कि उसने पहले कितने नंबर पाए थे, अब कितने पा रहा है वो। उस पे होता है ना, जैसे रीडिंग में कितने हुए, रीडिंग में उसको पहले इतने थे अब इतने हैं। एक कंपैरिजन करना है कि बच्चे के क्या उन्नति हो रही है वो देखने के लिए। राइटिंग में कैसा है, ओरल टेस्ट में उसने कितने पाए,
हिंदी लैंग्वेज में वो कैसे कर रहा है, इंग्लिश में क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स में वो क्या कर रहा है, ईवीएस में, ऐसे करके हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं। इससे बच्चे के प्रगति को हम देख सकते हैं। तो जांच सूची सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए झूम खेती पे प्रश्न आया है। झूम खेती पे 2018 में भी प्रश्न आया हुआ था, 19 में भी पूछा हुआ है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या प्रश्न में पूछा हुआ है। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद ज़मीन कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दी जाती है। जी हाँ, यही झूम खेती की कैरेक्टरिस्टिक ही होती है कि खेती करने के बाद कुछ सालों के लिए छोड़ दी जाए। इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाते हैं उन्हें उखाड़ कर जला देते हैं। देखिए, उखाड़ कर जलाते नहीं हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलाते तो हैं लेकिन उन्हें वहीं पर उसी जगह पे जहाँ वो खेत छोड़ा है, जहाँ पर खेती करके हटाया गया है, उसी जगह पे जलाते हैं। उसको उखाड़ के अलग से ले जाकर कहीं नहीं जलाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख के को खाद की तरह इस्तेमाल में लाते हैं। जी हाँ, खाद की तरह इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं कि उसको ले जाकर कहीं जलाते हैं फिर उसको उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं मार्केट वगैरह में सेलिंग के लिए ले जाते हैं, फिर लोग उसको परचेज़ करते हैं और अपने खेत के लिए यूज़ करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसको उसी खेत में जलाकर उसी खेत में राख के रूप में पड़े रहने देते हैं। वो काम आता है उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और उसको फर्टिलाइज करने में। और किसी उसको उर्वरक के रूप में नहीं इस्तेमाल करते, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है, वो उसी लैंड को फर्टिलाइज करता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जब इस ज़मीन पर खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। देखिए, ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि गहरा नहीं जोता जाता है। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक रॉन्ग। बहुत ही हल्के से बहुत ही कम खुदाई की जाती है। तो सिर्फ ए, केवल ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया जाता है कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हुए हैं। यह 2 मंजिले घर हैं। नीचे के मंजिल पे जानवरों को रखते हैं। देखिए, 2 मंजिले घर हैं। नीचे के मंजिल पे हम वो जानवरों को रखते हैं, ऊपर की मंजिल में वह तथा ज़रूरत का सामान भी रखते हैं, यानी कि एक प्रकार का स्टोर भी है वहाँ पे और जानवर भी रहते हैं। और ऊपर की मंजिल में वो खुद रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। देखिए, समतल छतें हैं और इन्हें पेड़ों के तने से बनाया जाता है, यानी कि तनों पे ये सारे इनकी दीवारें जो होती हैं टिकी हुई होती है। यहाँ क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। ऐसे घर होते हैं। ऐसे घर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, मेघालय, असम, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर कैसे घर होते हैं? 10 से 12 फीट ऊपर बम्बू लगाकर ऊपर घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश होती है, पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, इसीलिए उसके ऊपर जो है घर बनाते हैं और वहीं पर रहते हैं वो, जो कि वुड से बने होते हैं। लकड़ी के भी घर होते हैं। और राजस्थान में क्या होते हैं? मड के घर बनाते हैं, मिट्टी के। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बारिश जो है कम होती है, इसीलिए मटके बनाना आसान होते हैं और जो रूफ होते हैं वो बुशेस के बनाते हैं। ऑलराइट, तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग से देखते हैं वे हैं। देखिए, रात में जगने वाले जानवर कौन होते हैं? जैसे कि आउल, ठीक है, बैट, ये सब क्या होते हैं? रात में जगते हैं। और क्या होता है? डेजर्ट स्नेक, ये सब रात में जगते हैं। इनको कैसे कलर्स में दिखता है? ब्लैक एंड वाइट। सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ प्यूपल,
प्यूपल का जो साइज़ होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इसीलिए उनको नाइट में भी दिखता है और काले और सफ़ेद रंग का ही दिखता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केचुए या अर्थवॉर्म्स को किसानों का मित्र माना जाता है, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। इसके लिए निम्नलिखित सही कारणों को चुनिए। सही कारणों को बताना है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। यानी कि जो वो खाते हैं उन डेड लीव्स को या प्लांट्स को, उनको उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं और वो उपजाऊ बनाती है ज़मीन को। कहीं ना कहीं ऑप्शन ये वाला सही है, तो ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। देखिए, केचुए खरपतवार या वीड्स को खाते नहीं हैं, ठीक है, कि वो उसे, इसलिए ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल, हाँ, वो बार बार निकलते हैं, बाहर अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, इससे मिट्टी क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों को ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। हाँ, ये भी सही है कि ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है, हवा मिलती रहती है, पानी मिलता रहता है, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि बी को छोड़कर बाकी सारे हो जाएंगे, यानी सेकंड ऑप्शन सी डी ए ये सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे यानी कि ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते थे। आज हमारे घरों पे कांसे का प्रयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, ट्राइबल पीपल्स क्या यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज यूज़ करते थे, जो कि हमारे घरों में आजकल यूज़ होता है। ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, हमको ये बताना है। तो देखिए, ब्रॉन्ज किससे बना हुआ होता है, कॉपर प्लस टिन। ठीक है, ब्रास किससे बनता है, कॉपर प्लस जिंक। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए कौन सा आंसर सही होगा। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, नो दिस इज रॉन्ग। दिस इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड एल्यूमिनियम, नो दिस इज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, yes this option is correct. This element is like aluminium and copper, no this is wrong. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबाला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रयोग है। बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रिफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ केरला। ओके, केरला के जो पीपल होते हैं वो टैपियोका यानी कि जिसको हम कहते हैं साबूदाना, उसके साथ प्रयोग करते हैं। नारियल को हर किसी भी प्रकार की करी में या सब्जी में डालते हैं। कहाँ के लोग होते हैं ऐसे, केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा में मनाया जाता है। देखिए, ये जो त्यौहार दिए हुए हैं, त्यौहार को पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेले, त्यौहार, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम देख लेते हैं। होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती। तो देखिए, महाशिवरात्रि तो पूर्णिमा में नहीं आती। अगर आपको देखिए सारे नहीं भी पता है, कोई एक भी पता है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में दिवाली दी गई है, तो मेरे हिसाब से तो ये बच्चे तो इतना तो जानते ही होंगे कि दिवाली जो अमावस के टाइम पे आती है, तभी दिए जलाते हैं रोशनी करने के लिए। तो दिवाली वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बाकी के आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। कम से कम 50% चांस तो बनते हैं ना अब इस क्वेश्चन को सही करने के। देखिए, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, महाशिवरात्रि। तो देखिए, महाशिवरात्रि जो है अमावस के एक दिन पहले आती है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज़ अ कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। देखिए, ओडिशा तो खुद ही बे ऑफ बंगाल साइड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
उड़ीसा इस साइड पड़ता है। आंध्रा कहाँ है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केरला, कर्नाटक एंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल तो आप जानते ही हैं कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तो तमिलनाडु तो इधर ही है, हमको अरेबियन सी की बात कर रहा है। कर्नाटक, केरला, गुजरात, यस दिस इज़ करेक्ट। गुजरात, कर्नाटक, दिस इज़ गुजरात, हेयर इट इज़ कर्नाटक एंड हेयर इज़ केरला। तो सारे ही क्या हैं, अरेबियन सी पे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ द कंट्री। ठीक है, झारखंड बताना है, तो आइए यहाँ पे एक रफ स्केच देख लेते हैं अपने मैप का। देखिए, मैप के बारे में नॉलेज रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी मैं। देखिए क्या बोल रहा है कि झारखंड कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में। पश्चिम बंगाल कहाँ है, पश्चिम बंगाल ऑब्वियसली इस साइड पे है, पश्चिम बंगाल ये है। और आपका झारखंड क्या हुआ, झारखंड इस साइड है, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पूर्व तो इस साइड होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओडिशा के उत्तर में, ओडिशा तो इस साइड है, ठीक है, ओडिशा इस साइड है, तो हाँ ओडिशा के उत्तर में, ये सही हो जाएगा। साउथ, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के यहाँ है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व तो ये इस साइड हो जाएगा, ये गलत है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश तो आपका इधर पड़ता है, बिहार इधर पड़ता है, तो इससे उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो नहीं, पश्चिम में तो, पश्चिम तो इस साइड होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सबसे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम। वैक्स, ग्रीस, कोल या डीजल। तो देखिए वैक्स, ग्रीस और डीजल ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ओनली कोल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम, तो कोल जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। A boy boarded a train on 30th June 2019 at Madgaon for Nagarkoil. The train departed at 9:45 hours from the Madgaon and reached Nagarkoil at 7:15 hours on the next day, यानी कि 30th June, यानी कि 1 जुलाई हो जाएगा, जून जो है 30 दिन का होता है। If the distance covered by the train during the time interval is 1140 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड, यानी कि हमको स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमको डिस्टेंस और टाइम दे रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1140। टाइम कितना हुआ, टाइम देखिए 9:45 से 7:15, यानी हमको 9:45 टू अगले दिन 9:45, 24 आवर्स हो जाते, तो हमारे इतने घंटे कम है, 7:15 है, तो यानी कि 9:45 को में से 7:15 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, 2 घंटे बचे। ठीक है, 2.5 घंटे बचते हैं 24 घंटे पूरे होने में, यानी कि 24 घंटे, इतने में से 24 घंटे में से 2.5 घंटे हम माइनस कर देंगे, तो टाइम कितना बचेगा, 21 आवर्स 30 मिनट्स। ऑल राइट, ये हमारे पास टाइम बचेगा। तो यानी कि टाइम एक तरीके से अगर हमको आवर्स में चेंज करना होगा, यानी कि 21.5 घंटे लग रहे हैं, तो अप्रॉक्स में टाइम हम ले लेंगे 21.5। तो देखिए अब फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 1140, टाइम कितना है 21.5 घंटे,
ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 53.02 किलोमीटर पर आवर। ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी आदिवासियों को खेती करने के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा मतलब एक यूनिट ज़मीन दी गई है, जिसको क्या कहते हैं, टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है, या वह भूमि जिससे कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है। यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों द्वारा की गई है। यह भूमि 100 बाई 100 मीटर्स की होती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। लैंड ऑन विच फार्मर ग्रोज 1 टिन ऑफ सीड्स। ठीक है, इस प्रकार की खेती होती कहाँ है? इस प्रकार की खेती होती है हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, यानी कि मिज़ोरम यहाँ, और झारखंड के एरियाज़ में भी होती है ऑफ कोर्स। और कहाँ पर होती है? त्रिपुरा में होती है। इसमें क्या होती है, इस खेती के बारे में मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम लगता है। कौन सा? लॉटरी सिस्टम होता है, वहीं पर टिन वाला होता है। यहाँ पर एक मटकी में चिट्स डाल दी जाती हैं, और जिसके भी नाम की चिट निकलती है वही व्यक्ति उस लैंड पे, इस पर्टिकुलर लैंड पे खेती करता है। और इस गांव में जो भी खेती होती है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं होती है। ये जो ज़मीन होती है पूरे गांव की होती है, और चिट में जिसका भी नाम निकलता है वह खेती करता है। ठीक है, तो ये इन जगहों पर होती है। और तो इसको होता क्या है, यह एक टिन ज़मीन है जिस पे बीज बोता है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। यू आर लोकेटेड एट एक्स। ठीक है, डायरेक्शंस पे क्वेश्चन है। तो देखिए डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। यू आर लोकेटेड एट एक्स। ठीक है, हम अपनी लोकेशन एक्स पे ले लेते हैं। तो सपोज दिस इज़ एक्स। ठीक है, योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। देयर इज़ नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। स्कूल से लेकर घर तक का कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ एक्स। यानी एक्स का नॉर्थ कहाँ पर होगा? ऊपर साइड होगा। तो ये क्या है? 30 मीटर है। क्या चीज़? ए। तो ये पॉइंट ए हो गया, जो कि एक्स से 30 मीटर नॉर्थ है। आगे का पढ़ते हैं। देन गो टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। यानी कि ए के वेस्ट में 40 मीटर है। क्या? पॉइंट बी। ठीक है, तो ये बी हो गया। देन गो टू सी विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। यानी कि बी के नॉर्थ में क्या है? सी है, जो कि 30 मीटर है। ठीक है, तो हम सी तक पहुंच गए। एंड फाइनली यू गो टू then you reach to C which is 30 meter due to north of B. Yes, north of B. And finally you reach to the school at Y which is 40 meter due to west of C. So अब हमको C के भी वेस्ट में जाना है जहाँ कि हमारा स्कूल है। अब हम अपने Y पे यानी हमारे स्कूल पे पहुँच गए हैं। तो ये हम कितना आए हैं? 40 मीटर्स। आइए आगे पढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू योर स्कूल करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। अब हमारे स्कूल के रिस्पेक्ट में देखिए ये वाई है। स्कूल के रिस्पेक्ट में हमारे जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो लोकेशन किस जगह पर है? ये देखिए यहाँ से, यानी कि ये तो हो जाएगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, साउथ ईस्ट होगा ना, नीचे है साउथ एंड दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, तो साउथ ईस्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आपके सारे सवाल हुए ईवीएस के, जो कि मैंने एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है।
होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।